हेलो एवरीवन, मैं पूर्ण यादव टीपीएस एजुकेशन चैनल सिरोही की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सभी को ये पता है कि आज के समय कोरोना महामारी का प्रकोप है। इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया। इस लॉकडाउन में आप सभी की घर पर रहते हुए रेगुलर पढ़ाई हो, इसके लिए टैगोर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरोही नीमका थाना ने ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट की। इन ऑनलाइन क्लासेज में आप मेरे साथ बायोलॉजी पढ़ेंगे। यदि कहीं पर डाउट हो तो कमेंट्स करना, जिसको क्लियर किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें ऑनलाइन क्लास में बात करते हैं 12th क्लास बायोलॉजी। अब यदि बात करें कि बायोलॉजी के 12th क्लास के सिलेबस की, तो राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग 12th क्लास के बायोलॉजी के सिलेबस में 10 यूनिट हैं। अब इनको देखते हैं। इनमें सबसे फर्स्ट यूनिट है आवृतबीजी पादपों में जनन एवं विकास। यह यूनिट है 4 नंबर की। सेकंड यूनिट पादप कार्य की फर्स्ट, यह यूनिट है 9 नंबर। थर्ड यूनिट पादप कार्य की सेकंड, यह यूनिट है 5 नंबर की। फोर्थ यूनिट जैव प्रौद्योगिकी, यह यूनिट है 5 नंबर की। फिफ्थ यूनिट आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं मानव कल्याण, यह यूनिट 5 नंबर की। सिक्स्थ यूनिट मानव कार्य की फर्स्ट, यह यूनिट है 7 नंबर की। सेवंथ यूनिट मानव कार्य की सेकंड है, ये यूनिट है 7 नंबर की। 8th यूनिट मानव भ्रमण की, ये यूनिट 5 नंबर की। 9th यूनिट अनुवांशिकी एवं जीनोमिकी, ये यूनिट है 5 नंबर की। 10th यूनिट मानव कल्याण एवं स्वास्थ्य, ये यूनिट है 4 नंबर। इनमें से फर्स्ट 5 यूनिट है वनस्पति विज्ञान या फिर कहें बॉटनी से। लास्ट 5 यूनिट जूलॉजी या जंतु विज्ञान। इस प्रकार से टोटल जो पेपर रहेगा वो 56 नंबर का रहेगा। अब इन सभी 10 यूनिटों में से हम सबसे फर्स्ट में आवृतबीजी पादपों में जनन एवं विकास की बात करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट यूनिट। ये यूनिट आवृतबीजी पादपों में जनन एवं विकास की। इनमें से हम देखते हैं कि आवृतबीजी पादप किसे कहते हैं और जनन किसे कहते हैं। यदि आवृतबीजी पादपों की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि इस प्रकार के पादप जिनके बीज के बाहर आवरण पाया जाता है, तो उन्हें कहते हैं आवृतबीजी पादप, यानी आवरण युक्त बीज। तो यहां इस यूनिट में जो जनन की बात करेंगे हम, वो केवल उन्हीं पादपों की बात कर रहे हैं जिनके बीज के बाहर आवरण पाया जाता है। इसके बाद आता है जनन की बात करें तो यदि हम जनन को देखते हैं तो जनन एक जैविक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में जीव अपने जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है, जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसी संतति उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार की यदि ये प्रक्रिया है, यदि हम इसकी बात करें
तो इस प्रक्रिया के सबसे मुख्य रूप से ये आता है कि जीव जनन करते क्यों है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी। तो सबसे फर्स्ट में तो ये आता है कि जनन की प्रक्रिया के द्वारा जीव अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। यदि ये संतानें उत्पन्न नहीं करेंगे या फिर कहें कि जनन की प्रक्रिया नहीं करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि एक जाति की जो जीव हैं, उन जीवों की यदि मृत्यु हो जाएगी तो वह जाति लास्ट में समाप्त हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अपनी जाति को, अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखना, ये इसकी सबसे अधिक इंपॉर्टेंस। इसके बाद में है कि जनन की प्रक्रिया के द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद जैसे जैसे जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी तो इससे नई जाति बन जाती है और जैव विकास होता है। तो हम ये कहें कि जैव विकास। तो ये इसकी तीन इंपॉर्टेंस होती हैं कि जनन की प्रक्रिया के द्वारा जीव अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं, जिससे कि उनकी जाति नष्ट नहीं होती है। सेकेंड, यदि हम बात करें कि जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है तो उस समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि जीवों के अंदर भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं या फिर कहें कुछ लक्षणों में अंतर आ जाता है। इसके बाद जैसे जैसे लगातार लक्षणों में अंतर आएगा तो इस वजह से एक नई जाति उत्पन्न होती है और इसी प्रक्रिया को जैव विकास कहा जाता है। तो ये तो रहा कि जनन क्या होता है। अब इसके बाद आता है जनन के प्रकार। तो जनन के प्रकार की यदि हम बात करें तो जनन दो प्रकार का होता है। जनन दो प्रकार का है। इसमें फर्स्ट जो जनन है वो अलैंगिक जनन। सेकंड है लैंगिक जनन। एक और इसको अलग से डिवाइड कर रखा है, जिसके अंदर आ जाता है एक कायिक जनन। लेकिन अपने सिलेबस में कायिक जनन को अलैंगिक जनन के ही एक प्रकार में डिवाइड कर रखा है, इसीलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग दो प्रकार का होता है। वैसे यदि हम देखते हैं तो जनन जो होता है उसको तीन प्रकार से डिवाइड कर रखा है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और कायिक जनन। तो यहां पर हम बात करते हैं कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन है, इनका क्या अर्थ है, क्या इनमें डिफरेंस होता है मुख्य रूप से। तो यदि सबसे पहले हम इनकी परिभाषा की बात करें तो अलैंगिक जनन इस प्रकार का जनन होता है, ये इसमें युग्मक निर्माण नहीं होता है। युग्मक निर्माण या फिर कहें अर्धसूत्री विभाजन युग्मक अनुपस्थित। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में न तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, यदि अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है इसका मतलब युग्मकों का निर्माण भी नहीं होता है, और जब युग्मकों का निर्माण नहीं होता है तो हम ये कहेंगे कि युग्मकों का संयोजन भी नहीं होता है। तो हम ये कहें कि ऐसा जनन जिसमें न तो अर्धसूत्री विभाजन हो, न युग्मकों का निर्माण हो, न युग्मकों का संयोजन हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर नर और मादा युग्मक आपस में संयोजित नहीं होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन ठीक इससे अपोजिट होता है, या फिर हम ये कहें कि युग्मक निर्माण
अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक संलयन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर ये कहें कि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन भी होगा, युग्मकों का निर्माण भी होगा, उनका संयोजन भी होगा, या फिर हम ये कहें कि यहाँ पर नर और मादा दोनों युग्मक आपस में संयोजित होते हैं, जनन की प्रक्रिया करते हैं। अब इसके बाद हम इसके कुछ और डिफरेंस देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमने ये कहा कि नर और मादा युग्मकों का संयोजन नहीं होता है, इसका मतलब केवल एक जनक ही भाग लेगा जनन में, एक जनक भाग लेता है। यदि इस जनन की बात करें तो इसमें हमने कहा नर और मादा युग्मकों का संयोजन होता है, इसका मतलब नर और मादा दोनों जीव भाग लेते हैं। ऐसे जनन में नर व मादा दोनों युग्मक, नर व मादा दोनों जनक। इसके बाद यहां पर एक ही जनक है, इस प्रकार से उत्पन्न संतान भी अपने जनक के बिल्कुल कॉपी होती है। तो हम ये कहें संतति जनक के समान। और जब कोई संतति आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होगी तब उस संतति को हम ये कहते हैं कि क्लोन। तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से आपस में भी व अपने जनक के भी समान होती हैं और ऐसी संतानें क्लोन कहलाती हैं। तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संततियों को हम क्लोन भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लैंगिक जनन। तो यहां पर जो संतान उत्पन्न होती है वो जनक के बिल्कुल कॉपी नहीं होती है। तो हम ये कहें संतति जनक से कुछ लक्षणों में भिन्न होती है, अलग होती है। इसके बाद यदि हम देखें कि ये जो जनन है, इस जनन के अंदर केवल समसूत्री विभाजन होता है, यानी युग्मक निर्माण या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसीलिए केवल एक ही विभाजन के द्वारा संतान उत्पन्न होती है और वो होता है समसूत्री विभाजन। यहां पर बात करें समसूत्री व अर्धसूत्री दोनों विभाजन उपस्थित। इसके बाद संतानें इस प्रकार के जनन से अधिक उत्पन्न होती हैं कम समय में अधिक संतति उत्पन्न होती हैं और यहां पर संतति कम उत्पन्न होती है। उत्पन्न दर कम होती है। इस प्रकार से जो लैंगिक और अलैंगिक जनन है उसके डेफिनेशन और डिफरेंस हुआ। अब जो हम बात करेंगे वो है कि लैंगिक जनन, और वो भी आवर्तबीजी पादपों में। तो आप देखते हैं इसको।
तो अपना मेन टॉपिक आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन। तो यहाँ पर लैंगिक जनन की डेफिनेशन हो चुकी है। अब देखते हैं कि हमने ये कहा कि लैंगिक जनन में एक नर और एक मादा दो जीव भाग लेते हैं, या फिर दो जीव भाग लेते हैं, या फिर कहें दो प्रकार के युग्मक हैं, नर और मादा युग्मक। अब यहाँ पर यह आ जाता है पादपों में नर युग्मक कहां पर बनते हैं और मादा युग्मक कहां पर बनते हैं। तो यदि हम पादपों की बात करें तो सबसे फर्स्ट में पादपों के अंदर यदि संरचनाओं की बात करें तो तीन संरचनाएं होती है, जड़, तना, ये तीन संरचनाएं होती हैं। और जैसे ही पादप अपनी कायिक वृद्धि पूरी करता है उसके बाद एक और संरचना बन जाती है और उसे कहा जाता है पुष्प। अब यदि हम बात करें नर और मादा युग्मक बनने की, तो पादपों में नर और मादा युग्मक जो हैं वो पुष्प में बनते हैं। तो हम ये कहेंगे कि पादपों में जो जनन अंग है उनका निर्माण पादप के पुष्प में होता है। अब देखते हैं कि पुष्प जो है, पुष्प होता क्या है और पुष्प की संरचना क्या होती है। जैसे पादप अपनी ग्रोथ करता है तो उस समय पादप का जो शीर्ष विभ तक पार्ट रहता है, तो ये जो शीर्ष भाग होता है इस भाग को बोला जाता है पर्व। जैसे ही पादप की कायिक वृद्धि पूरी हो जाती है उसके बाद पादप में जो पर्व पार्ट रहता है, इस पार्ट में जो परव और परव संधियां हैं वो आपस में संघनित हो जाती हैं और संघनित होकर के एक नई संरचना बना देते हैं और जिसको कहा जाता है पुष्प। तो हम ये कह सकते हैं कि पुष्प एक रूपांतरित पर्व है। तो ये है कि पुष्प होता क्या है। तो पुष्प एक प्रकार से हम ये कहें पर्व होता है जो जनन के लिए मॉडिफाइड हो जाता है, जनन के लिए रूपांतरित हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो पुष्प है इस पुष्प के संरचना की पुष्प की संरचना क्या होती है। तो अब देखते हैं पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना को यदि हम देखें तो पुष्प के अंदर अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम पुष्प का डायग्राम देखते हैं। यदि पुष्प की संरचना की बात करें तो पुष्प जो है तने से जो पर्व बनता है उसी पर्व से बनता है। तो यहां पर ये जो तना हुआ इससे एक तंतु जैसी संरचना निकलती है, इसको कहा जाता है पुष्प वरण। पुष्प वरंत एक ऐसी संरचना है जो इस पुष्प और तने को जोड़ने का कार्य करती है। तो ये पार्ट हुआ। इसके बाद ये जो पुष्प वरंत है इसका शीर्ष भाग इसकी तुलना में कुछ अधिक मोटाई का हो जाता है या फिर कहीं अधिक चौड़ाई का हो जाता है और ये जो पार्ट रहता है इस पार्ट को कहा जाता है पुष्पासन। पुष्पासन पुष्पासन है वह संरचना है जिस पर पुष्प के सभी पार्ट आकर के जुड़ते हैं। इसके बाद ये जो पुष्पासन है इस पुष्पासन में पुष्प के पार्ट आकर जुड़ते हैं। पुष्प में मुख्य रूप से 4 पार्ट होते हैं। इनमें से सबसे बाहर की ओर जो पार्ट रहता है उसे कहा जाता है बाह्य दलपुंज।
यह हरे रंग की संरचनाएं रहती हैं और पुष्प के सबसे बाहर होने की वजह से ये एक प्रकार से पुष्प की सुरक्षा करती हैं, या फिर कहें कि इसके अंदर जो भी पार्ट रहते हैं उनकी सुरक्षा करती हैं ये। इसके बाद में जो आता है कि बाह्य दल के अंदर रहते हैं दलपुंज। दलपुंज बाह्य दलपुंज के अंदर और रंगीन संरचनाएं होती हैं। इनका रंग किसी भी पुष्प की यदि हम बात करते हैं तो जो पुष्प का रंग होता है वही इस दलपुंज का रंग होता है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि दलपुंज का रंग ही पुष्प का रंग कहलाता है। तो ये अलग अलग जो जाति के पुष्प पादप होते हैं उनमें अलग अलग रंग के होते हैं। इनका सबसे मुख्य कार्य रहता है कि परागण की क्रिया में कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना, तो इसकी वजह से कीट आकर्षित होते हैं। इसके बाद यदि हम देखें इन दोनों की एक एक इकाई क्यों, तो इसकी एक इकाई को कहा जाता है बाह्य दल, और दलपुंज की जो एक इकाई होती है उसको कहा जाता है दल। ये दोनों संरचनाएं या फिर कहें बाह्य दलपुंज और दलपुंज जनन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। इसीलिए हम इन दोनों अंगों को एक साथ बोल देते हैं सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अंदर की ओर, इसके अंदर की ओर यदि हम संरचना की बात करें तो ये होते हैं पुमंग। पादपों में जो नर जनन अंग होता है वो पुमंग होता है। ये जो पुमंग होता है इसी के अंदर पादपों के अंदर परागण का निर्माण होता है, और पुमंग जो है इसकी एक इकाई की बात करें तो एक इकाई को बोला जाता है पुंकेसर। अब यदि हम बात करें कि ये जो एक पुंकेसर होता है, अब इसको यदि हम इधर देखें इस तरीके से ये संरचना होती है। इस संरचना को यदि देखते हैं तो इसके अंदर तीन पार्ट बने हुए रहते हैं। एक पार्ट तो ये तंतु जैसी संरचना होती है और इस पार्ट को कहा जाता है पुतंतु। ये पार्ट हुआ। इसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है जो पुतंतु के शीर्ष भाग पर होता है, और ये जो पार्ट रहता है ये पालियों में या लोब्स में बटा हुआ रहता है और इसे कहा जाता है परागकोश। इसके बाद आता है जो परागकोश और पुतंतु, इनको और परागकोश के जो लोब्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए इसमें पाया जाता है संयोजी ऊतक, तो इस पार्ट को कहा जाता है योजी। इस प्रकार से पादपों में नर जनन संरचना पुमंग हुई। पुमंग की एक यूनिट को पुंकेसर कहा गया, और पुंकेसर जो है इस पुंकेसर के तीन पार्ट हुए पुतंतु, योजी और परागकोश। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। ये तो पादपों में जो मादा जनन संरचना की यदि बात करें तो मादा जनन संरचना को कहा जाता है जायांग, और जायांग की एक इकाई होती है उसको कहा जाता है अंडक। अब यहां पर यदि हम देखते हैं कि जो अंडक है, इस अंडक की संरचना की बात करें तो अंडक की संरचना में भी तीन पार्ट बने हुए रहते हैं। एक पार्ट होता है अंडाशय, अंडाशय पुष्पासन के पास में एक थैलस जैसी या फिर कहें कि एक उभरी हुई संरचना होती है, मोटी संरचना रहती है। इस अंडाशय में बीजांड उपस्थित होते हैं, और बीजांड में ही मादा युग्मकों का
निर्माण होता है, या फिर कहीं बीजांड के अंदर एक अंडक कोशिका का निर्माण हो जाता है। इसके बाद ये अंडाशय, इस अंडाशय के जो शीर्ष पार्ट रहता है इस पर एक नलिकाकार संरचना जुड़ी हुई रहती है जो इस प्रकार से है, और इस नलिकाकार संरचना को कहा जाता है वर्तिका। इस वर्तिका के शीर्ष भाग पर एक कटोरी जैसी आकृति बनी हुई रहती है और इस आकृति को कहा जाता है वर्तिकाग्र। और ये वर्तिकाग्र जो होती है ये परागण की क्रिया में परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करती है, यानी परागकण इस जगह पर आते हैं और इन परागकणों से बनते हैं नर युग्मक। तो इस प्रकार से जो परागकण या नर युग्मक है उनको ग्रहण करने के लिए जो पार्ट रहता है वो उसके अंदर वर्तिकाग्र होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो दोनों पार्ट है, यहाँ पर जायांग और यहाँ पर पुंगम, इनके अंदर नर और मादा युग्मक बनते हैं। इस जगह पर बनते हैं मादा युग्मक, बीजांड में बन जाते हैं मादा युग्मक। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे परागकोश है, परागकोश में बनते हैं परागकण, परागकण में बनते हैं नर युग्मक। और फिर इनका संयोजन होता है, यानी यहां पर जो है परागण व निषेचन, यहां पर बनता है युग्मनज और इस युग्मनज से बन जाता है भ्रूण और इससे बन जाता है जीव। तो हम ये कहें कि यदि जनन की बात करते हैं तो मुख्य रूप से यदि हम बात करें कि ये संरचना और ये संरचना, या फिर कहें कि यहाँ पर जायांग और पुंगम की सबसे मुख्य रूप से आवश्यकता होती है, इसीलिए ये जो दोनों संरचनाएं होती हैं इन दोनों संरचनाओं को कहा जाता है मुख्य जनन अंग। इस प्रकार से एक जो पुष्प होता है उसके अंदर ये चार पार्ट हुए मेन रूप से, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंगम और जायांग, जिसके अंदर इसको दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो सहायक जनन अंग जिसके अंदर बाह्य दलपुंज और दलपुंज आते हैं, और दूसरा जो जायांग और पुंगम जिनको जो है मुख्य जनन अंग कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ पुष्प ऐसे रहते हैं जिसमें ये चारों पार्ट उपस्थित हो सकते हैं, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें चार में से कोई एक पार्ट अब्सेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें इनके संकेत की, तो बाह्य दलपुंज को के, दलपुंज को सी, पुंगम है इसको ए और जायांग है इसको जी। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें दलपुंज व बाह्य दलपुंज दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है, या फिर कहीं दलपुंज और बाह्य दलपुंज की जो संरचना होती है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं पाया जाता है, और इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको कहा जाता है परिदलपुंज। यानी हम ये कहें कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, कोई अंतर नहीं। यदि अंतर नहीं है तो हम उस संरचना को कहेंगे परिदल, परिदल कहते हैं। अब देखते हैं कि जो पुष्प हैं उनके अंदर जो पार्ट उपस्थित होते हैं उनके आधार पर इन पुष्पों को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले यदि हम देखें कि ऐसा पुष्प जिसमें चारों संरचनाएं यानी बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंगम और जायांग, ये चारों संरचनाएं उपस्थित हों तो ऐसे पुष्प को कहा जाता है पूर्ण पुष्प। यदि इसकी बात करें, इसके अंदर नर और मादा दोनों जनन संरचनाएं उपस्थित होने की वजह से, यानी ये दोनों संरचनाएं उपस्थित हैं, इसीलिए ऐसे पुष्प को कहा उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। इसके बाद आता है कि मान लेते हैं कि कोई भी एक पार्ट अब्सेंट हो सकता है, जैसे कि हम बात करें जैसे ये पार्ट हुआ,
यदि हम इसकी बात करें तो इसमें जायांग एब्सेंट है और जायांग एब्सेंट है, केवल पुमंग प्रेजेंट है। तो हमें ऐसे जो पुष्प है उनको बोलते हैं नर पुष्प। यदि स्थिति ये हो कि संरचना ये, ऐसे पुष्प हैं इनके अंदर केवल जायांग है, पुमंग अनुपस्थित है, तो इसे कहते हैं मादा पुष्प। और ऐसे पुष्प जिसमें कोई एक पार्ट एब्सेंट होता हो तो उसे कहा जाता है अपूर्ण पुष्प। तो इस प्रकार से ये जो पुष्प की संरचना है उसका पार्ट हुआ। अब इसके बाद जो आगे पार्ट रहेगा वो रहेगा कि किस प्रकार से इनकी जो संरचनाएं हैं, या फिर कहें कि हमें जो जायांग है इसकी संरचना क्या रहेगी, या फिर कहें नर युग्मक कैसे बनेंगे, या फिर कहें मादा युग्मक कैसे बनेंगे। तो इस प्रकार से जो है इनकी संरचना है उनको देखेंगे अब।